हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में 10 तारीख को जो पेपर हुआ था फिजिक्स का 12th क्लास का टर्म 1 का, वो पेपर डिस्कस करेंगे। और ये सेट 1 है ये। ओके, तो पहला क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस। देखिए, काफ़ी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, या आपने थ्योरी में कवर किया होगा कि इस पे जो है फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लेट n1 बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग आउट ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड ए दैट एनक्लोजेज एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज 2q। ठीक है, एंड n2 बी द कोरस्पॉन्डिंग नंबर फॉर एन इमेजिनरी स्फेयर ऑफ रेडियस a दैट एनक्लोजेज एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज 3q। देन n1 अपॉन n2। देखिए यहाँ पे जो है गॉस लॉ लगेगा। n1 की वैल्यू क्या होगी गॉस लॉ के हिसाब से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे q क्या है, यहाँ पे है q 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और n2 क्या हो जाएगा सिमिलरली गॉस लॉ के हिसाब से 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमको बताना है n1 अपॉन n2, यानी कि n1 अपॉन n2 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, q से q गया, हमारा रेशियो क्या आ गया 2:3, यानी कि हमारा बी पार्ट सही है इसका। फिर क्वेश्चन आता है कि इन द सर्किट गिवन बिलो P इज नॉट इक्वल टू R, ओके, एंड द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सेम विद स्विच S ओपन और क्लोज्ड। देन देखिए कह रहा है कि रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो सेम, अगर स्विच को हम लोग ओपन भी रखते हैं फिर क्लोज भी करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से जो है करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, और जब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस बन जाएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज का केस जब बनता है तो क्या होगा, करंट इन R विल बी इक्वल टू करंट इन G। तो इसका आंसर होगा करेक्ट बी पार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन है टू वायर्स A एंड B ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ इन द रेशियो 1:2। दो वायर हैं हमारे पास A और B, LA अपॉन LB हमको गिवन है, वो है 1:2, एंड डायमीटर इन द रेशियो DA अपॉन DB का रेशियो गिवन है हमको 2:3, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस VA अपॉन VB अक्रॉस द टू वायर्स रिस्पेक्टिवली इज। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो है हमको पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो हमसे पूछा हुआ है कि VA अपॉन VB का रेशियो क्या होगा। तो देखिए जब अगर सीरीज में दोनों वायर कनेक्टेड हैं तो करंट तो सेम फ्लो करेगा उनमें से, है ना, और V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो करंट वाला टर्म जो डिवाइड हो जाएगा, ये तो रेशियो निकालेंगे तो करंट वाला टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही जो है वोल्टेज का भी रेशियो होगा। तो अब देखिए रेजिस्टेंस अगर निकालना है हमको, उसका रेशियो अगर होगा, यहाँ पे बोला कि वायर की जो वो है मटेरियल जो है वो सेम है, यानी रेजिस्टिविटी उनकी सेम होगी। तो हमको अब देखना है कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो RA का हम लोग लिख सकते हैं कि अगर 1 है, ठीक है, और जो एरिया है 2 स्क्वायर है, तो RB का होगा हमारा 2 और 3 स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का हम लोग अगर रेशियो लें तो RA अपॉन RB हो जाएगा हमारा 1/2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो RA अपॉन RB फाइनली क्या आ जाएगा हमारा 9:8, और हमारा फिर आंसर भी हो जाएगा 9:8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D 9:8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हमको दो गैल्वेनोमीटर गिवन है G1 और G2, और हमको N1 गिवन है, A1 गिवन है, और B1 और B2 ये सारी टर्म्स गिवन है। और हमको बोला है कि रेशियो बताइए सेंसिटिविटी ऑफ G1 एंड G2, इन दोनों का रेशियो बताइए। तो देखिए
इनका रेशियो जो होगा वो देखिए यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट जो है सेम है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा N1B1A1 अपॉन N2B2A2, और जब आप इनमें वैल्यू पुट करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा A, 5:7। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अ करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द लूप एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, अच्छा, μ0I अपॉन R टाइम्स व्हाट, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, देखिए हमको पता है कि अगर कोई सर्कुलर लूप जो होता है वो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड देता है, वो होता है μ0I अपॉन 2R थीटा अपॉन 2π, वो ये होता है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला सर्कल है, ये जो बड़ा वाला है, आई मीन छोटा वाला जिसका रेडियस है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 270 डिग्री, यानी कि 3π/2, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये π/2 एंगल बना रहा है। ओके, तो पहले हम लोग छोटे वाले सर्कल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो निकाल लेंगे, उसकी डायरेक्शन देख लेंगे, फिर बड़े वाले सर्कल की वजह से कितना बन रहा है वो निकाल लेंगे और उसकी डायरेक्शन देख लेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो μ0I अपॉन 2R 3π/2 इंटू 2π, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना, μ0I अपॉन R, ये पाई से ये पाई चला जाएगा, ये हो जाएगा 9/8। ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, अब दूसरे वाले का निकालते हैं, बड़े वाले सर्कल का। तो बड़े वाले सर्कल का हो जाएगा μ0I अपॉन 2 इंटू 2 ट्वाइस ऑफ R, क्योंकि 2 टाइम्स होगा इसका रेडियस, तो ट्वाइस ऑफ R, थीटा ये बना रहा है π/2। ठीक है, और यहाँ पे नीचे 2π, तो पाई से पाई गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, μ0I अपॉन R इंटू 1/16, ये आएगा यहाँ पे। अब इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से भी देखो इनवर्ड आएगा, यानी प्लेन के अंदर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, μ0I अपॉन R कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा अंदर 9/8 अपॉन 1/16, ये बच जाएगा। अब इनका एलसीएम लेना है हमको, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 16, और इट तो इनको ऐड करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 2 9 18 प्लस 1, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ऑप्शन में, एक मिनट। देखिए यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, 3/8, हमने यही गलती करी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/8 की जगह 3/8 होगा यहाँ पे, हाँ 3/8। तो अब लेंगे एलसीएम, तो 8 2 जा 2 3 जा 6 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7/16 इंटू μ0I अपॉन R। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटू द प्लेन ऑफ पेपर 7/16, यानी D। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको गिवन है एक प्योर इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस जो है, यानी हमारा L गिवन है हमको 318 मिली हेनरी, यानी 3 × 318 × 10⁻³ हेनरी।
और हमको रेजिस्टेंस गिवन है, प्योर रेजिस्टर है 75 ओम का, और हमको ये बोला हुआ है कि जो वोल्टेज है 75 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वो है 150 वोल्ट, ठीक है, और सोर्स का जो फ्रिक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, और पूछा है कि बताइए सोर्स वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए 150 वोल्ट तो रजिस्टर के अक्रॉस है, तो करंट निकाल लेते हैं हम लोग, और सीरीज में लगा हुआ है तो फिर जो करंट होगा वो सेम ही होगा, जो रजिस्टर में होगा वो इंडक्टर में भी होगा। तो करंट आ जाएगा 150 अपॉन 75, तो ये हमारा हो गया 2 एम्पेयर। अब सेम करंट जो है हमारा उसमें भी जाएगा, इंडक्टर में भी जाएगा, तो इंडक्टर के अराउंड जो वोल्टेज होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा एल आई 2 पाई इंटू 50 इंटू एल की वैल्यू है 318 इंटू 10⁻³ और इंटू हो जाएगा फिर 2। तो इसके अक्रॉस जो आएगा फाइनल वो कुछ इस टाइप का होगा, 318 इंटू 10⁻³ इंटू 2। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे और फिर उसके बाद से जो फाइनल आप निकालोगे वोल्ट वो आएगा आपका VL² प्लस VR², ऐसे करके निकालोगे आप, क्योंकि ये AC सोर्स है, और जब ये आप करोगे तो आपका B आंसर आएगा 175 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आपने डेरिवेशन करा होगा। हमसे बोला जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ से ये मिड पॉइंट है इस डायपोल का, तो यहाँ से किसी x डिस्टेंस की दूरी पे है ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट जो है x डिस्टेंस की दूरी पे है मिड पॉइंट से। तो हमने अपने थ्योरी में फॉर्मूला निकाला होगा, उस फॉर्मूले में जो है पोटेंशियल जो है 1/x³ के प्रोपोर्शनल आता है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा C। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट F1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स चार्ज्ड टू ए कांस्टेंट पोटेंशियल इन फ्री स्पेस, एंड F2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, देन फाइंड F1 अपॉन F2। तो देखिए दो स्मॉल स्फीयर उन पे चार्ज है Q1 Q2 मान लेते हैं हम लोग, और उनके बीच का जो फोर्स है उसको F1 बोला गया है। तो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। और कहते हैं कि जब वो किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, तो उस टाइम फोर्स क्या होगी। देखिए यहाँ पे K नहीं लेंगे, यहाँ पे 1/4πε0 लेते हैं, क्योंकि अब फोर्स जो होगा Q1 Q2 अपॉन 4πK∈0 होगा R²। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा F1 अपॉन F2 Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R² अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4πK∈0 R²। तो Q1 Q2 गया, Q1 Q2 गया, 4πε0 गया, R² गया, और ये K ऊपर आ जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, K आ रहा है, यानी कि B है करेक्ट आंसर हमारा। फिर है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस बॉक्स इन ए रेजिस्टेंस बॉक्स हैज, इसका आंसर होता है C, आ रेजिस्टेंस ऑफ इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। जो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का बॉक्स होता है उसके अंदर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है, तो इसका आंसर होगा C। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अब पूछ रहा है, अब बैटरी ऑफ 15 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन द रेजिस्टर इन 1 मिनट इज। देखिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेटेड वो क्या होगी, V²R इंटू टी, ये होगी। हमको V गिवन है 15 इंटू 15, R गिवन हमको, R में है हमको 50 ओम, और पूछा हुआ है कि 1 मिनट में बताओ, यानी कि 60 सेकेंड हो जाएगा। तो इससे ये गया, इससे
ये गया 45 इंटू 6, ये हो गया हमारा 270 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 270 जूल। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंजिस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये थ्योरी पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया होगा कि जो लेंजिस लॉ होता है वो कॉन्सिक्वेंस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ओके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 1/√3 टाइम्स बी वी इज इक्वल्स टू 1/√3 टाइम्स बी एच टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। तो देखिए बी वी होता है हमारा बी साइन थीटा 1/√3 और बी एच होता है हमारा बी कॉस थीटा। तो बी से बी गया, हमारा टेन थीटा क्या आ गया 1/√3। ये कब होता है? जब थीटा जो है हमारा 30 डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और उसके अंदर जो करंट है वो 15 एम्पेयर का और डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ये डायरेक्शन है इसकी। और ईस्ट पे इधर कहीं पे जो कि 2.5 मीटर की दूरी पे है, यहाँ पे जो है एक हमको बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे बतानी है हमको और उसकी डायरेक्शन भी हमको बतानी है। तो देखिए आप अगर पहले डायरेक्शन का निकालते हैं, देखिए नॉर्थ से साउथ जा रही है, ऐसे करके ऐसे देखेंगे तो डायरेक्शन क्या दिखा रही है उंगलियां हमारी कि वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो वर्टिकली अपवर्ड होगा, पहली बात हमको ये बात पता चल गई है। अब μ0I/2d ये होता है और μ0 की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई है हमारा 15, 2 इंटू 2.5, यहाँ पे 2 पाई होगा। अब ये इससे जाएगा 2 और ये हो जाएगा 30/2.5 इंटू 10⁻⁷। फिर इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1.2 इंटू 10⁻⁷ आएगा, सॉरी 1.2 इंटू 10⁻⁶ आएगा। ठीक है, तो 10⁻�6 जो है उसको हम लोग लिख देंगे माइक्रो टेस्ला, 1.2 इंटू 1.2 माइक्रो टेस्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द EMF इंड्यूस इन ए 10 हेनरी इंडक्टर इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 11 एम्पेयर टू 2 एम्पेयर इज 9 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड इज। देखिए EMF इंड्यूस क्या होता है इंडक्टर के केस में, वो होता है -L/dt। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो हम लोग L/dt होगा। अब जो है L तो हमें मिला हुआ है 10 हेनरी और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है 11 एम्पेयर से 2 एम्पेयर होता है 9 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड में, यानी कि 9/9 इंटू 10⁻⁻1। तो 9 से 9 गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो हमारा EMF इंड्यूस क्या आ रहा है 10 स्क्वायर, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है सी 10 स्क्वायर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, a charge q is placed at the center of the line joining two charges q and q। दो चार्ज हैं q और q और इनके बीच में जो है एक और चार्ज को रखा गया है कैपिटल Q। तो हमसे बोला गया कि बताइए कि ये कैपिटल Q जो चार्ज है इसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ दीज स्मॉल चार्जेस, कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वो 2r है और ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा और ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है 0 होना चाहिए। तो देखते हैं ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू होगी हमारी q²/4πε0 इंटू 4r²। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। अब देखिए
अगर इस सिस्टम को जो पूरा इक्विलिब्रियम में होना है तो जो हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है उसका नेगेटिव होना जरूरी है। क्यों? ये दोनों एक दूसरे को रेपेल करेंगे और अगर बीच में अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा वही कैंसिल आउट कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे में अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, तब जाके दोनों पूरा का पूरा सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो होनी चाहिए के क्यू अपॉन, सॉरी, जो नेट फोर्स है यहाँ पे वो 0 होना चाहिए ना, तो 0 प्लस के क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन, यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो r है डिस्टेंस, तो r स्क्वायर होगा सिर्फ। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, और एक q जो है वो भी हटा देते हैं हम लोग, तो q अपॉन 4 प्लस यहाँ पे सिंपली q बच जाएगा, है ना। तो q की वैल्यू आ रही है हमारी -q/4, यानी कि इसका आंसर होगा करेक्ट डी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू एन एरिया DA इज गिवन बाय। तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है इनका E.DA, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका आंसर C होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है सेल का। पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ा था और ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप सिंपली ये लगाइए फॉर्मूले में और आपका आंसर जो है 2 ओम आ जाएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v along the axis of a current carrying long solenoid, which one of the following statements is true? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the speed v of a charged particle moving in a magnetic field v is perpendicular to b is halved, then radius of its path will be, sorry, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अभी, an electron is projected with velocity v along the axis of a current carrying long solenoid, which one of the following statements is true? तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन लिया है हमने और उसको v वेलोसिटी से हमने वो थ्रो करा है एक सोलिनॉइड के अंदर, तो कुछ स्टेटमेंट गिवन है हमको और पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए जब हम लोग थ्रो करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो फोर्स होता है QV क्रॉस P। तो जब हम लोग थ्रो करेंगे उसके एक्सिस के लॉन्ग तो होगा क्या कि B और V में जो है 0 का एंगल बन जाएगा। 0 का जब एंगल बन जाएगा तो फिर फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, और फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी को मेंटेन करके रखेगा क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी v अलोंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड v ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड v is perpendicular to b is halved, then the radius of its path will be। देखिए रेडियस का जो फॉर्मूला होता है mv/qb। अगर जो है अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल की स्पीड जो है v/2 कर देंगे तो नया जो रेडियस होगा ये होगा r', और r' अगर आप देखोगे तो क्या है वो r/2 है, यानी कि क्या होगा, then the radius of its path will become half. Option D is the correct answer. It will become half. Okay. तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल प्लेट इज गेटिंग हीटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। हमको इनकरेक्ट बतानी है। तो एक मेटल प्लेट जो है हीट हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, इट इज प्लेस्ड इन ए स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट डज नॉट वेरी विद टाइम। तो देखिए यही पहला जो स्टेटमेंट है वही गलत होगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा EMF इंड्यूस होता है -dϕ/dt। अब जो है अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा हमारा तो फिर EMF इंड्यूस नहीं होगा। अब EMF इंड्यूस नहीं होगा तो हीटिंग नहीं होगी, तो इस वजह से पहला हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट, ठीक है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट,
इट इज प्लेस्ड, देखो डायरेक्ट करंट जाएगा तब भी हीटिंग होगी वहां पे, इट इज प्लेस्ड इन, और अल्टरनेटिव करंट जाएगा तब भी हीटिंग होगी, इट इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे भी होगी, अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब भी जो है हीटिंग होगी हमारी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसी सर्किट है, ठीक है, और उसमें जो अप्लाइड वोल्टेज वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और हमसे पूछा है कि एवरेज पावर बताइए कि क्या होगा एवरेज पावर। देखिए जो करंट है वो ईएमएफ से जो है पाई बाई टू लीड कर रहा है, ओके, और कॉस पाई बाई टू की फिर वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है 0, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड अक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। देखिए उसको जो है अक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल, देखिए जो एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 100 का, तो एनर्जी जो गेन करेगा वो होगी Q इंटू वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, EV, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी 0, क्योंकि वो था रेस्ट पे, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², और इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये हो जाएगा हमारा 2eV/me, और आप इसको जब कैलकुलेट करोगे वैल्यूज डाल के तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है। अ मूविंग चार्ज, एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है, उस पर फोर्स लगता है। हाँ, एक स्टेशनरी चार्ज, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती, इस वजह से ये रहेगा अनअफेक्टेड, तो इसका आंसर होगा अ स्टेशनरी चार्ज। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, एक है +16Q और एक है -4Q। +16Q को जो है x = 0 पर रखा गया है, और -4Q जो है हमारा एट x = L पे है -4Q। ठीक है, और हमको बतानी है कि x एक्सिस पे एक पॉइंट बताना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होगी। मान लेते हैं वो पॉइंट जो है यहाँ पे है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी 0 है, और इतनी दूरी जो है हम लोग x मान लेते हैं, तो हमारी इतनी दूरी हो जाएगी x - L। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, तो इस पॉइंट पे ये कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, Q है 16 अपॉन R² क्या होगा, x² होगा हमारा सिंपली, प्लस -4Q अपॉन x - L², ये हो जाएगा = 0। अब क्या करेंगे, k तो k चला जाएगा, k से k, फिर इसके बाद q भी चला जाएगा, और ये 4 को भी कॉमन लेके 0 के डिनोमिनेटर में भेज के हटा देंगे हम लोग, तो हमारा टोटल बच जाएगा 4/x² = 1/x - L²। अब देखिए ये हो जाएगा 2/x/1 - x - L। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2L = x, ये घट के क्या आ जाएगा, x = 2L, ये होगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर होगा x = 2L, D। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट हमको गिवन है 4 × 10⁻⁵ है ना।
kept in an uniform electric field of, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको गिवन है 10 to the power minus 3. एक्सपीरियंसेस है टॉर्क, टॉर्क भी गिवन है हमको 2 into 10 to the power minus 8 न्यूटन मीटर. द एंगल विच द डायपोल मेक्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखिए हमको हर चीज़ गिवन है, बस एंगल निकालना है और फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस सी, है ना. तो मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ विल बी पी ई साइन थीटा. ठीक है, तो 2 into 10 to the power minus 8 और p की वैल्यू है 4 into 10 to the power minus 5, e की वैल्यू है 10 to the power minus 3 साइन थीटा. ठीक है, तो देखिए 10 to the power minus 5 है और ये 10 to the power minus 3 है, तो ये 10 to the power minus 8 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा. ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना. तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो हमारा आंसर ये होगा 30 डिग्री. तो इसका आंसर होगा ए. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है. पहला चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे रख दिया, आइडेंटिकल चार्जेस है, दूसरा यहाँ रख दिया, तीसरा यहाँ रख दिया हमने. ठीक है, डिस्टेंस जो है ये डी है, ये डी है और ये डी है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए चार्ज फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर चार्ज इज एफ, यानी कि इसके ऊपर जो इसका सबसे नियरेस्ट नेबर है Q, ये जो फोर्स लगा रहा है वो कितना होगा, वो होगा F. वो F क्या होगा, KQ² अपॉन D², वो F ये होगा. है ना, ये F हमको गिवन है. लेट आई बी द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई जो है हमारा यूनिट वेक्टर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है. देन द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज, तो हर चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा लेफ्ट से लेकर राइट में वो हमको बताना है. ओके, तो देखिए ये वाला चार्ज कंसिडर करते हैं. सबसे पहला वाला चार्ज जिसको हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, इसके ऊपर 2 चार्ज फोर्स लगाएंगे, पहला ये और दूसरा ये. दोनों जो है इस डायरेक्शन में लगाएंगे क्योंकि दोनों इसको रिपेल करना चाहते हैं, क्योंकि सेम नेचर का है. तो इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा टोटल, इसके वजह से जो फोर्स आ रहा है वो तो एफ है, ये हमको गिवन है, जो नज़दीकी है उसकी वजह से एफ गिवन है हमको क्वेश्चन में. इसकी वजह से कितना चार्ज आएगा हम लोग वो देखते हैं, कितना फोर्स आएगा वो देखते हैं. ये सबसे दूर जो है तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन 2D हो जाएगा डिस्टेंस, तो 4D² हो जाएगा ये. तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, ये भी इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस मैंने इसको मान रखा है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है, तो इसलिए फोर्स नेगेटिव माना जाएगा. तो अगर आप इसी चीज़ को अगर नोटिस करो तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा. ये भी कट हो जाएगा, बस ट्रू ऑप्शन यही बचेगा. लेकिन एक बार फिर भी निकाल लेते हैं हम लोग. तो जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा हमारा KQ² अपॉन D², 1 + 1/4, तो ये हो गया 5/4 F, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा. ये पहले पे आ गया हमारा. तो हमारा एग्जैक्ट आंसर भी आ गया है C, तो इसका आंसर होगा C. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 स्टूडेंट्स A and B कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट. A concludes that 300 coulomb of charge flows in 1 minute. B concludes that 3.125 into 10 to the power 9 electrons flow in 1 second.
इफ द करंट मेजर्ड इन द सर्किट इज 5 एम्पेयर देन द करेक्ट कैलकुलेशन इज डन बाय। देखिए जो करेक्ट करंट है वो है 5 एम्पेयर, है ना। और पहला स्टूडेंट मेजर करता है 300 कूलम्ब, वो भी 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में। ये आ गया 5 एम्पेयर। तो पहले स्टूडेंट की रीडिंग तो सही है, उसने जो कैलकुलेट करा वो तो सही है, ठीक है। अब दूसरे स्टूडेंट ने क्या कैलकुलेट करा है, कंक्लूड्स दैट 3.125 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 सेकेंड। उसने ये करा कि 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं। तो 3.125 इंटू 10⁻19 और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻−19, इतने का चार्ज होगा, वो भी 1 सेकेंड में आई। तो ये तो, और ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एम्पेयर ही आंसर आएगा। तो दोनों जो स्टूडेंट हैं वो 5 एम्पेयर ही दोनों का आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 वायर्स हैविंग सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर 2 ओम एंड 8 ओम रिस्पेक्टिवली। 2 वायर हैं जिनका जो एल है, मतलब कि लेंथ है वो सेम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वो भी सेम है, और दोनों का जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो है 2 ओम और 8 ओम, इन दोनों की ये वैल्यू है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 ओम वायर इज 2.65 इंटू 10⁻−8 ओम मीटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द 8 ओम वायर इज। देखिए हमको जो 2 ओम वाला वायर है इसकी रेजिस्टिविटी गिवन है, और हमको इसकी रेजिस्टिविटी के बारे में बताना है क्या होगा। ओके, देखिए हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए। तो एल बाय ए हमारा क्या हो गया, आर अपॉन रो। एल बाय ए का जो रेशियो सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 ओम अपॉन रो इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2.65 इंटू 10⁻−8। अब क्या होगा, ये कट के 4 हो जाएगा। हमने क्या करा, एल अपॉन ए का जो है ये रेशियो होगा वो तो बराबर होगा ना दोनों के लिए, ठीक है। तो एल अपॉन ए क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए हो जाएगा आर अपॉन रो, तो बराबर होगा, तो हमने बराबर कर दिया। एक का था 2 ओम और जिसका 2 ओम था उसकी रेजिस्टिविटी हमको गिवन है, तो 2 ओम अपॉन रेजिस्टिविटी उसकी। एक का रेजिस्टेंस गिवन था 8 और उसकी रेजिस्टिविटी निकालनी थी, तो नीचे में रो यानी उसकी रेजिस्टिविटी। अब यहाँ से हम लोग उसकी रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, तो रो आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ 2.65 इंटू 10⁻−8। इसको 4 टाइम्स आप करोगे तो 10.60 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्टेन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द रीजन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ ई एंड बी एंड मूव अनडिफ्लेक्टेड। ओके, तो देखिए ये जो है वेलोसिटी सिलेक्टर आपने पढ़ा होगा, और ये एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है ई अपॉन बी आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अ टेस्ट चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v। v है हमारी 4i प्लस 3k इन ए मैग्नेटिक फील्ड b, और b है हमारा 3k प्लस 4j टेस्ला। द फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज इज, फोर्स बताना है हमें, टेस्ट चार्ज पे फोर्स क्या होगा हमारा। देखिए फोर्स क्या होता है,
V क्रॉस B ये होता है। अब हमको V क्रॉस B निकालना है बेसिकली यहाँ पे, तो आइए निकालते हैं उसको हम। तो आइए V क्रॉस B निकालते हैं हम लोग। I कैप J कैप K कैप, ये हो जाएगा 0 4 0 3 और ये हो जाएगा, और B होगा हमारा फिर 4 0 3। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो ये तो सेम वेक्टर हैं दोनों के दोनों, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 वेक्टर, ठीक है। और अगर ये 0 वेक्टर आएगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, यानी फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, 0 फोर्स लगेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। अब देखिए इन ए सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस द करंट इज इक्वल टू व्हाट। देखिए जनरली करंट हमारा क्या होता है, V अपॉन √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ये जनरली होता है। और रेजोनेंस में होता है क्या है, XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है, ये होता है रेजोनेंस में। जब XL इज इक्वल्स टू XC होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो हमारा सिंपल करंट क्या आएगा फिर, V अपॉन R। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा A। The frequency of an AC source for which a 10 microfarad capacitor has a reactance of 1000 ohm। देखिए हमको 1 अपॉन ओमेगा C क्या गिवन है, 1000 है ना। ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू, और हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस सोर्स की, ओके यही पता करना है हमें। और कैपेसिटेंस हमको गिवन है माइक्रो 10⁻⁻6 इज इक्वल्स टू 10⁻3 है ना। तो अब देखिए हम लोग निकालते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी हमारी 10⁻3 को नीचे भेज देते हैं, आई मीन ये हो जाएगा फिर आपका 10⁻6 माइनस 3, ओके। यहाँ पे भी एक 10 है तो 10⁻5 माइनस 3 होगा यहाँ पे ऊपर, और नीचे होगा हमारा 2 पाई। तो 10⁻5 माइनस 3 कर दूंगा मैं, तो ये हो गया लगभग 100 हो गया ये, और अपॉन 2 पाई, ये काट के 50 अपॉन पाई। तो आंसर हमारा आ रहा है 50 अपॉन पाई हर्ट्ज। 50 अपॉन पाई हर्ट्ज यानी कि सी करेक्ट आंसर है इसमें, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन नेटवर्क ऑल कैपेसिटर्स यूज्ड आर आइडेंटिकल एंड ईच वन इज ऑफ कैपेसिटेंस C। ठीक है, सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं और सब C के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। A और B का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो बताइए। देखिए अगर इसको हम 0.1 मानते हैं तो ये भी 0.2 होता है, ठीक है। उस हिसाब से जो है हमारा, सॉरी ये 0.2 नहीं 1 होगा ये, और ये अगर ये 0.2 है तो ये भी 2 है, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, फिर ये 3 है तो ये 3 है, डन। तो 1 2 2 1 1 2 ये तीनों जो पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ये।
और सबकी वैल्यू सी है, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट 3C, है ना। तो यहाँ से आ गया 3C, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला कैपेसिटर 2 3, ये वाला कैपेसिटर 3 2 और 2 3, यानी ये तीनों पैरेलल में है, तो यहाँ से भी आ जाएगा 3C। अब ये क्या है, अब ये सीरीज़ में है, सीरीज़ में है तो कैसे ऐड हो जाएंगे 3C/2, ओके। तो इसका आंसर होगा करेक्ट C, 3C/2। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज आई वी ग्राफ, आई वाई एक्सिस पे है और वी हमारा एक्स एक्सिस पे है, ऑफ ए कॉपर वायर हुज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर L and A रिस्पेक्टिवली, द स्लोप ऑफ दिस कर्व बिकम्स। देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर, ये रिलेशन होता है हमारे पास, और यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करा हुआ है उन्होंने, वो क्या ग्राफ प्लॉट करा हुआ है, I इज इक्वल्स टू 1/r इंटू वी, ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में है, x इस फॉर्मेट में ये, तो लेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर, अच्छा द स्लोप ऑफ द कर्व, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व जो है रेजिस्टेंस नहीं है, स्लोप ऑफ कर्व ये है 1/r है, और r हमारा क्या होता है, वो होता है ρl/a, ये होता है। कॉपर वायर है तो उसका तो रेजिस्टिविटी एक ही होगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी, तो ρl/a इंटू एक्स। अब ठीक है, तो अब देखते हैं सारे के सारे ऑप्शंस। लेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, अगर वायर की लेंथ हमने इंक्रीज कर दी नीचे तो स्लोप जो है लेस होगा, ट्रू। मोर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, अगर हमने वायर की लेंथ इंक्रीज करी तो स्लोप मोर होगा, नहीं, यानी ये गलत है। मोर इफ अ वायर ऑफ स्टील ऑफ सेम डायमेंशन इज यूज्ड, ये भी गलत है। मोर इफ द टेम्परेचर ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए। अगर हम लेंथ ऑफ द वायर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये घटेगा, इसका जो स्लोप है घटेगा, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। When a potential difference V is applied across a conductor at temperature T, the drift velocity of the electrons is proportional to, देखिए V is equals to IR होता है, I is equals to V upon R, I ये लिख सकते हैं, और I हमारा होता है NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, साफ दिख रहा है कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल थिक वायर्स एंड टू आइडेंटिकल थिन वायर्स ऑल ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ फ्रॉम ए स्क्वायर इज इन थ्री डिफरेंट वेज P, Q and R as shown. Due to the current in these loops, the magnetic field at the center of the loops will be zero in case of. तो पूछ रहा है कि किस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, किन किन केसेस में इन तीनों में से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पे जो है जीरो होगा। तो देखिए सेंटर पे जीरो कब होगा, जब ये ऊपर वाला है, ये करंट यहाँ से ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो कब जीरो होगा, जब ऊपर वाला, ये वाला पार्ट ऊपर वाला जो है और नीचे वाला जो है, इनके ये आपस में मतलब बराबर होंगे, यहाँ पे सिमेट्री होगी, तभी ऐसा होगा। अब देखते हैं कि सिमेट्री किस में है। पहला वाला देखिए, पहला थिक वायर, ये भी थिक वायर, फिर थिन वायर, ये भी थिन वायर, तो इसमें तो सिमेट्री है, तो P में पक्का जीरो हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पे थिक वायर, यहाँ पे थिन वायर, यहाँ पे फिर से थिक वायर, यहाँ पे थिन वायर, यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, तो इसके अंदर ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थिक वायर, यहाँ पे थिन वायर, यहाँ पे थिन वायर, यहाँ पे थिक वायर, तो इसके अंदर भी सिमेट्री है, तो इसके अंदर भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
P एंड R ओनली, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, फिर ये कह रहा है अ करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड B at its center. The coil is wounded so as to have 3 turns. उसको हमने घुमा के 3 टर्न्स बना दिए हैं। एंड द सेम करंट इज पास्ड थ्रू इट। अब जो है सेम करंट को पास किया गया है। द न्यू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, तो देखिए 3 टाइम्स हो गया है वो, तो उसकी वजह से जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 3 स्क्वायर इंटू पुराना हो जाएगा, यानी कि 9B0 हो जाएगा इसका आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। हमको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, उनमें से हमको बताना है कि कौन सा जो है ट्रू है। एन इंडक्टर हैज इन्फिनाइट रेजिस्टेंस इन ए डीसी सर्किट, ये तो गलत बात है। इंडक्टर का कभी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस नहीं होता डीसी सर्किट में। एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर बोथ कैन नॉट कंडक्ट इन ए डीसी सर्किट, तो ये भी जो है गलत है, क्योंकि जो इंडक्टर है वो कंडक्ट कर सकता है लेकिन कैपेसिटर नहीं करता। अ कैपेसिटर कैन कंडक्ट इन ए डीसी सर्किट बट नॉट एन इंडक्टर, ये भी गलत है, क्योंकि इंडक्टर कर सकता है बट कैपेसिटर नहीं करता। फिर है एन इंडक्टर कैन कंडक्ट इन ए डीसी सर्किट बट नॉट अ कैपेसिटर, ये सही है, क्योंकि हमें पता है कि एक इंडक्टर जो है वो कंडक्ट करता है डीसी सर्किट में बट कैपेसिटर नहीं करता। ओके, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इज गिवन बाय फाई इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16 where phi is in Webers and t is in seconds. The induced EMF in the coil at t is equals to 5 second will be, देखिए EMF इंड्यूस क्या होता है, माइनस d∅dt। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि कितना EMF इंड्यूस होगा यहाँ पे, तो देखिए EMF का मैग्नीट्यूड d∅dt होगा, यानी कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16 को विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 10t आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि एट t इक्वल्स टू 5 पे बताइए, तो वो हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 3, ये आ गया हमारा 53 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 वोल्ट, यानी कि ए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट ए कुलम्ब फोर्स, चार्ज को हमने मूव करा है अगेंस्ट अ कुलम्ब फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, ये गलत है। अगर हम चार्ज को मूव कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, ना तो इंक्रीज होगी तो ना तो डिक्रीज होगी, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। वर्क डन इज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग रही है उसको मूव करने में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्क डन नहीं कर रही है। वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, ये ट्रू है। जो सोर्स जो है उस चार्ज को मूव कर रहा है अगेंस्ट दैट कूलम्ब फोर्स, वो वर्क डन कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसका डी आंसर होगा, वर्क डन इज बाय द एक्सटर्नल फोर्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R, एक सर्कल है जिसका रेडियस R है और यहाँ पे एक चार्ज Q है। द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B एट अपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर AB। अच्छा, ये डायमीटर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, सो एज टू कंप्लीट ए सर्कल, देखिए ये चार्ज को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ से यहाँ लेके आ गए, तो पूछ रहा है कि वर्क डन कितना हुआ।
तो आप बताइए पोटेंशियल यहाँ पे भी जो यहाँ पे होगा वो यहीं पे होगा, ओके। वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो वर्क डन क्या होगा, इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन विल बी 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। वर्क डन क्या होगा हमारा, 0 होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी along its axis. If the number of turns in the solenoid is halved and current in it is doubled, the new magnetic field will be। तो देखिए हमको पता है कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या कराया, अब बी तो ये है म्यू नॉट एन आई, अब हमने क्या करा कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हाफ कर दिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी हाफ हो जाएंगे, और जो करंट है उसके अंदर वो 2 टाइम्स हो चुका है ना। तो जो नया वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गए तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी हाफ हो जाएगी, तो n/2 हो जाएगा ये। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, और करंट जो है 2 टाइम्स कर दिया है तो 2i हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, तो ये भी b के बराबर ही है हमारा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, b। अब हमारे असर्शन एंड रीजन स्टार्ट हो रहे हैं। असर्शन 4 ऑप्शन हमको ये गिवन है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और असर्शन जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन असर्शन सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, सॉरी रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्शन का। और तीसरा ऑप्शन है कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। चौथा ऑप्शन है कि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला असर्शन रीजन। पहला असर्शन ये है, क्वेश्चन नंबर 45 है ये, अ बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अ बार मैग्नेट एक्सर्ट्स ए टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, देखिए स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर खुद फोर्स नहीं लगाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो जो रीजन है वो गलत है। तो इसका हो जाएगा सिंपली ऑप्शन सी, कि असर्शन ट्रू है और रीजन गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, रेजोनेंस कैन टेक प्लेस, जी हाँ रेजोनेंस तो हो ही सकता है। रेजोनेंस पे जो करंट मैक्सिमम हो जाता है, ये हो जाता है करंट रेजोनेंस पे, और जनरली ये होता है, लेकिन XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो रेजोनेंस तो हो सकता है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, ये भी ट्रू है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जब XL इज इक्वल टू XC होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हो जाएगी तो R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर जो R हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को। फिर हमारा 47th क्वेश्चन नंबर है, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, V is perpendicular to B, the force on the particle does no work, ठीक है। The magnetic force is perpendicular to the velocity of the particle, देखिए पहला असर्शन भी ट्रू है हमारा, और रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को। देखिए वर्क डन 0 होगा, यानी कि वर्क डन क्या होता है, F.ds, और अगर इनके भी फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर ये टर्म क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B,
तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B, ये होता है फोर्स। हमने अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हो तो उसके अंदर आपको पता है V क्रॉस B, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एक वेक्टर देगा हमें, और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा V क्रॉस B का, वो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब फोर्स तो है हमारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर किसी भी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट तो उसी डायरेक्शन में होगा ना, और डिस्प्लेसमेंट जब उस डायरेक्शन में हो रहा है और वो ऐसे डायरेक्शन की परपेंडिकुलर है फोर्स के, तो ये ऑफ कोर्स ये वाला फोर्स जो है कोई वर्क डन नहीं कर रहा वहां पे। तो 47 का होगा, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंड्यूस्ड EMF इन 2 coils made of wire of the same length and the same thickness, one of copper and another of aluminum is same. The current in copper coil is more than the aluminum coil. ठीक है, resistance of aluminum coil is more than that of copper coil. देखिए ये कह रहा है कि 2 कॉइल हैं, एक है एल्यूमिनियम की बनी हुई, एक है कॉपर की बनी हुई, दोनों की थिकनेस सेम है, लेंथ सेम है, और जो EMF इंड्यूस करा है इनके अक्रॉस वो सेम है, दोनों में सेम है, सेम EMF दिया गया है हमें, है ना। द करंट इन कॉपर कॉइल इज मोर देन द एल्यूमिनियम कॉइल, कहा कि कॉपर कॉइल में जो करंट है वो ज़्यादा है, एल्यूमिनियम कॉइल में कम है, लेकिन EMF तो सेम है, और थिकनेस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, और EMF भी सेम है, ठीक है। और लेकिन कॉपर कॉइल में ज़्यादा है, और इसमें भी हर चीज़ सेम है, थिकनेस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, और EMF भी सेम है। तो फिर पूछा हुआ है, रीजन ये दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम कॉइल इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर कॉइल। तो ये ट्रू है ये बात, तो कि एल्यूमिनियम कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है कॉपर कॉइल से, तभी हम एल्यूमिनियम को यूज़ नहीं करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। कॉपर वायर होती है वो यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका होगा आपका असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और जो हमारा रीज़न है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को, तो इसको हम लोग बोल देंगे ऑप्शन ए, क्योंकि ये रीज़न जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो इसका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 49th। ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज ओनली, ये ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी ट्रू है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। देखिए ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो होता है वो इंक्रीज करता है वोल्टेज को, स्टेप डाउन डिक्रीज करता है। और ये जो ट्रांसफार्मर किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। तो रीजन भी सही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो हमारा 50th क्वेश्चन है, टू चार्ज स्फेयर्स A and B हैविंग देयर रेडाई इन द रेशियो 1:2, ठीक है, RA:RB हमको गिवन है 1/2, आर कनेक्टेड टुगेदर विद ए कंडक्टिंग वायर, ठीक है। ये स्फेयर A है और ये डबल रेडियस का है तो बड़ा होगा स्फेयर B, और इनको हमने एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा A अपॉन सिग्मा B विल बी। तो देखिए जब हम इसको दोनों स्फेयर को जब हम कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग वायर से, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों का, दोनों स्फेयर्स का। अब जब दोनों स्फेयर्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वहाँ से हम लोग रिलेशनशिप निकाल लेंगे दोनों के चार्ज का, ठीक है। तो KQA अपॉन R इज इक्वल्स टू KQB अपॉन 2R, ठीक है। तो QB आ गया हमारा ट्वाइस ऑफ QA, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सिग्मा A और सिग्मा B का रेशियो लेंगे। तो सिग्मा A अपॉन सिग्मा B
हो जाएगा क्यू ए अपॉन 4πr² और क्यू बी अपॉन 4π इंटू 2r का होल स्क्वायर। 4π तो गया पहली यहाँ पे, और क्यू ए अपॉन r² इंटू क्यू बी जो है हमारा ट्वाइस ऑफ क्यू ए है, ट्वाइस ऑफ क्यू ए, और 4r² ऊपर चला जाएगा, है ना। अब क्यू ए से क्यू ए गया, ये r² से r² गया, 2 से 4 गया, तो हमारा आंसर आ रहा है ये 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51th क्वेश्चन। अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर लूप है, a current carrying square loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. If the force on one arm of the loop is F, the net force on the remaining 3 arms of the loop. देखिए ये स्क्वायर है और इसका जो प्लेन है उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये बी है, और इसके एक साइड पे जो है फोर्स जो लग रहा है हमारा वो लग रहा है F, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है वो बताना है हमको। देखिए जब सेम प्लेन में है तो फोर्स जो है टोटल 0 होगा इनके ऊपर, पूरे स्क्वायर लूप पे टोटल फोर्स जो है 0 होगा, F टोटल विल बी 0, ठीक है। अब जो अगर एक साइड पे जो है F फोर्स लग रहा है तो बाकी के रिमेनिंग 3 साइड पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, F, यहाँ पे इसको करते हैं, लिखते हैं हम लोग F नेट ऑन 3 लिख देते हैं, प्लस F शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे हमारा F नेट 3 क्या आ रहा है, तीनों जो साइड्स पे उन पे नेट फोर्स क्या आएगा, -F। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिए केस स्टडी है एक। अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells in the following figure. A single battery is represented in which 2 cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected. और ये ऐसे कनेक्ट कर रखा है हमने। तो हमसे पहला पूछा गया है कि बताइए इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। देखिए काफ़ी इजी है, आप इसमें केवीएल लगाए और आपका सी आंसर आएगा, ठीक है। फिर पूछा हुआ है फॉर टर्मिनल बी टू बी नेगेटिव। अब देखिए टर्मिनल बी नेगेटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा, पूरा जो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ वो नेगेटिव होगा, तभी तो टर्मिनल बी नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए, E1 R2 मस्ट बी लेस देन E2 R1, है ना, ये होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी राइट है, तभी नेगेटिव होगा हमारा टर्मिनल। द करंट इन द इंटरनल सर्किट इज, अब देखिए ये E1 है और ये E2 है और हमको करंट निकालना है, बस इतने में की बात हो रही है, इंटरनल सर्किट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सिंपली E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा ये E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। देखिए अब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जब हम देखेंगे तो हमको ये सीरीज़ में नज़र आएंगे R1 और R2, और अगर ये सीरीज़ में हैं तो फिर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा सिंपली R1 प्लस R2, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज़ में ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 55, और इससे पेपर ख़त्म हो जाते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।